Okay, welcome everyone in this session. Today, at this moment, we have Seema Miss as a resource person. She is going to teach us or guide us on teaching and learning process. So I request everyone to listen her carefully, and I request Seema Miss to start this session. Ma'am, please. Thank you, sir. Good morning, all of you. A warm welcome to all the teachers who are here today. चलिए आज का सेशन हम लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लर्निंग के बारे में जानेंगे। लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब हम सुनते ही ये जानते हैं कि कुछ सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हमें कुछ सीखना है। लर्न का वर्ड जैसे आता है हमको लगता है कि सीखना क्या क्या सीखना है, कैसे कोशिश करना है, ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में आने लगता है। लेकिन लर्निंग है जो कि हमारे बहुत सारे इसमें और ये बहुत वास्ट बन जाता है जब लर्निंग को आखिर में हम जब जानने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग सर स्लाइड Give me the slide, sir. Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes and preference. इसका मतलब है लर्निंग को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बिहेवियर दैट मीन्स हमारा स्वभाव है, जो स्वभाव में बदलाव आता है। स्किल को डेवलप करते हैं, जिसे हम कला भी कहते हैं। वैल्यूज मतलब चीज़ों के महत्व को समझते हैं। एटीट्यूड्स और प्रेफरेंस को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। The ability to learn is processed by humans, animals and machine. सीखने की जो क्षमता है वो ह्यूमंस मतलब मनुष्य, एनिमल्स जानवर और कुछ मशीन से पहले भी मौजूद होती है, जिसे एबिलिटी की वजह से कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी प्रोसेस है जो हमारे नेचर में कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हेनरी स्मिथ ने जो डिफाइन किया है लर्निंग को कुछ ऐसे, अकॉर्डिंग टू हेनरी स्मिथ, लर्निंग इज एन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उनका भी ये मानना है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो जो हमारा वो दिखता हमारे बिहेवियर में कि हमने क्या सीखा है, क्या अर्जित किया है। और कहीं भी किसी भी सराउंडिंग में हम रहते हैं, जैसे कि हम अगर स्कूल में हैं तो स्कूल में हमने कुछ भी पढ़ा है या कुछ सीख रहे हैं, तो वो क्या वहाँ सीख के हम आते हैं और उसके साथ साथ हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि कुछ अच्छे टीचर को हम देख लेते हैं, हम उसे आइडियल बना लेते हैं, वहाँ से भी सीखते हैं कि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पहले स्टूडेंट हम सबको देखते हैं कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे ये कर रहे हैं, और वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब उनको समझ में आता है या फिर उनके स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल्स है और उनका बिहेवियर है, वो भी देखते हैं कि बिहेवियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे प्यार से पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं या उनके बारे में सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ वो देखते हैं बच्चे कि हमारे अंदर जो भी कुछ है। कुछ अच्छे बच्चे, कुछ बदमाश बच्चे, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं। तो वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमें सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। और हम उस क्लास में जब जाते हैं तो क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम को इग्नोर करते हैं या फिर कोई टीचर जा रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट से उसको मज़ा ही नहीं आता है, कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उन सारी चीज़ों को वो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन टीचर का हमेशा ये होना चाहिए कि हम बेस्ट हैं और हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। तो वो हमेशा कोशिश करे कि जो हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं उससे पहले वो तैयार होके जाए। और क्या हमें करना चाहिए, पहले वो ऑब्जर्व करें कि बच्चे किस टाइप के हैं, कैसे कैसे कौन अच्छे बच्चे। और हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, जब क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज़ है, कौन सा बच्चा वीक है, इस तरह करके हम देखते हैं। तो वो देख के हम भी उससे ये करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वो हम खुद स्टडी करते हैं कि इन बच्चों को हम कैसे सिखाना। जैसे अभी आईडी मैम हम बताई थी कि मेरे क्लास में 4B में अनिकेत करके नाम का एक लड़का है, वो काफ़ी दिन से मतलब पढ़ने में बहुत डल है, वो ध्यान नहीं देता है, बाकी सारी चीज़ों में बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही वीक है। तो वो कोशिश अभी बहुत ज़्यादा कर रही है। सारे बच्चे लर्न करके आते हैं, याद करके आते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। तो वो अपना एक सोचिए कि इसको कैसे याद करें, लेकिन हम इसको याद कराना है। और ये सोच के नहीं कि वो बच्चा मुझे पसंद करे या प्यार करे,
लेकिन इनको है कि वो बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, हमको भी सिखाना है। तो वो पूरा कोशिश कर रही है और करती भी है। और वो बच्चा, सारे बच्चे स्टूडेंट जो है वो देखते हैं कि वो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है अच्छा से, लेकिन अभी सारे बच्चे देख रहे हैं कि ये कैसे पढ़ ले रहा है, कैसे सीख ले रहा है। तो इनका एक ट्रिक है, वो ट्रिक वाइज वो करना शुरू किए कि इसको हम थोड़ा अच्छे से, मतलब कुछ इजी वे से सिखाते हैं, या फिर वो जिस तरह से सीखना चाहता है वो पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो किस तरह वो सीखना चाहता है, वो कैसे वो करना चाह रहा है, वो कैसा है, वो पहले उसका माइंड को रीड करें। उसके बाद वो सोचिए कि बाकी बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे याद करके आते वैसा नहीं करता वो। अभी ऐसा वो ट्रिक लगाई है कि वो एक साथ ही इतने, मतलब 3 चैप्टर है वो उसको लर्न कर लिया, बाय हार्ट कर लिया। तो ये मतलब वो हमें ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर को देखना चाहिए और फिर उसका किसमें इंटरेस्ट है, कैसा वो कर सकता है, ये सारी चीज़ें को देखना चाहिए। और ऐसा करके हम वो बच्चा को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं और हम सिखा सकते हैं और हम भी खुद सीख सकते हैं कि हमें नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। हम भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं कि हम खुद सीख रहे हैं कि कैसा उसको हम पढ़ाएं, कैसे उसको क्या करें, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को, सब कैरेक्टरिस्टिक। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा क्योंकि लर्निंग लाइफ टाइम प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि लर्निंग ऐसा एलिमेंट्स है जो हमें इनहेरिटेडली नहीं मिला है, विरासत में हमें नहीं मिला है। इसे हम जब दुनिया में आते हैं तब हम सीखते हैं शुरू से ही। जैसे कि छोटा बच्चा, अगर हम देखते हैं कि वो रोता है, कुछ भी इसको चाहिए तो पहले रोता है और रो कर वो बताने की कोशिश करते हैं। पहले हम जैसे देव को देखते थे, जब वो छोटा था तो वो बोलता नहीं था, वो क्या करता था, हमेशा रो कर हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करता था। तो रो उसकी मम्मी समझ जाती थी, हम लोग भी समझ जाते थे कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब वो धीरे धीरे बोलना सीख गया तो वो बोल कर बताता है, तो उसका बिहेवियर में भी वो क्या हुआ, चेंजेस आया धीरे धीरे कि हम अब हर एक चीज़ को बोलता है तो हम आसानी से भी समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इससे पहले हम क्या देखते थे कि वो हर एक चीज़ को उसको चाहिए होता था, अगर भूख लगी है तो वो रोता था, तो उसकी मम्मी जान जाती थी कि इसको भूख लगी है, उसे खाने दीजिए। हमें भी ये चीज़ भी धीरे धीरे हम भी देखें कि अब वो बोलता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन जब उसकी माँ है वो उसके साथ में रहती थी तो वो ज़्यादा समझ पाती थी। तो बच्चे जब हमारे साथ रहने लगते हैं तो हम उसे समझने लग जाते हैं कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि वो हम जब तक इस दुनिया में है तब तक हम सीखते रहते हैं, चाहे औपचारिक तरीका से चाहे अनौपचारिक तरीका से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। तो हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं? हमारे बिहेवियर में चेंजेस ये आती है कि जैसे हम आपके हमारे जो स्वभाव में बदलाव आएगा, कुछ नया सीख लेते हैं, जो जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और जाते वक्त कुछ चीज़ हम देख लेते हैं तो वो चीज़ को हम अडॉप्ट करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छा है या बुरा है। कोई अच्छा चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, कभी बुरी चीज़ को भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है वो चीज़ को अडॉप्ट करें। और जैसे हमने भी बताया कि छोटे बच्चे के बिहेवियर, छोटे बच्चे जैसे थोड़े थोड़े जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगती है। हमें जब जाते हैं तो इससे पहले जैसे इस स्कूल में हम नहीं आए थे, इस स्कूल में हम बहुत कुछ सीखे, तो ये हमारा चेंजेस में भी बदलाव आया, बिहेवियर में भी बदलाव आया कि हम जहाँ पहले पढ़ाते थे या कुछ काम करते थे उनका काम करने का तरीका, बहुत सारा चीज़, डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन, ये सारी चीज़ जो था यहाँ भी आकर हम सीखे हैं। तो हमारे अंदर जो बदलाव हम खुद भी देख सकते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होते जा रहा है। जब कुछ सीखते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि डिज़ायरेबल चेंजेस है, जो पॉजिटिव चेंज है वही वो डेवलप करे, वही चीज़ें सामने आए। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है 3 एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। अब देखते हैं हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस माना जाता है क्योंकि हर जगह हो सकता है, चाहे आप इंडिया में हो या अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो, किसी जगह भी हो वहाँ लर्निंग पॉसिबल है। बिकॉज हम ह्यूमन, एनिमल्स और मशीन हर कोई सीखने की एबिलिटी रखता है। तो
आप जमीन पर हो या पानी में हो या फिर आसमान में हो, कहीं भी हो, डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट, जो व्यक्ति जहाँ पर होता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के रहता है। इसके वजह से वो जो लर्निंग का कंसेप्ट है इसे एक यूनिवर्सल प्रोसेस करते हैं। ये नहीं कि हम अगर स्कूल में या कॉलेज में हैं तभी हम तो सीखते हैं, हम कहीं भी हो तो हम वो चीज़ को सीखते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज पर्पोजिव, गोल डायरेक्टेड। लर्निंग एक प्रपोजिव, एक उद्देश्य रखता है। लर्निंग गोल ओरिएंटेड इसलिए कहलाता है क्योंकि टीचर जब भी कुछ सिखाती है तो उनका टॉपिक या सब्जेक्ट सिखाने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसके वजह से वो आपको टॉपिक या सब्जेक्ट सिखा रही होती है। अगर आपके पास कोई एम या गोल है तो बिना लक्ष्य के सिखाओगे कैसे आप? अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डेवलप नहीं है कि हम उसको क्या सिखाएं, कुछ मतलब आप बस जा रहे क्लास में ऐसे ही, मतलब हमको पढ़ाना है ये सोचकर, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको रहेगा कि नहीं मेरे अंदर जो भी कुछ है हम उसको सिखाएं, वो इंटरेस्ट के साथ, और आपका एक गोल है कि हम इस बच्चे को जो हम जाने हैं, जो हम सीखे हैं उसको हम बताएं अच्छे से, और उसका जो भी इंटरेस्ट है वो हम कोशिश करें कि उसको अपने तरीक़ा से इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाएं और उसके इंटरेस्ट लेवल को जगाएं, ताकि वो हम जब भी उस क्लास में जाए तो और सीख सके, पढ़ सके, और वो हमेशा चाहे कि वो सर क्लास में आए। जैसे मेरा भी एसएससी में क्लास चल रहा है तो उसमें मेरा सिलेबस ऐसे बहुत पीछे चल रहा है, तो कुछ सर लोग जैसे करने सर हो गए, दिनकर सर हो गए, प्रीति मैम हो गए, ये लोग मेरे क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो मेरे साथ साथ वो टीचर को भी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और कहते हैं कि सर ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मुझे बुलाना चाहिए। तो मुझसे पूछ के और मैं खुद उनको बोली सर आप मेरा क्लास ले लीजिएगा क्योंकि बच्चे मेरा सिलेबस पीछे है, लेकिन बच्चे मुझे मेरे पास आया, बोले कि मैम सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रही, बहुत अच्छे से समझा रही है। तो ये प्रोसेस जब वो हम देखे तो मुझे भी अच्छा लगा, और इन लोगों में जब जाते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिव तरीका से, जिस तरीका से वो उनको बताते हैं, समझाते हैं, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सर को ढूंढ ढूंढ के वो लेकर आते हैं कि सर आप पढ़ाइए। तो ऐसा होना चाहिए हम हर एक टीचर के अंदर, हर एक टीचर को मतलब कि चाहे बच्चे कैसा भी हो, वो चाहे कि टीचर आए और हमें पढ़ाए और हमें समझाए और हम अच्छे से पढ़ पाएँ। और हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम जो सीखे हैं, हम जो जानते हैं वो बच्चों को बताएं और उनके जो भी बिहेवियर है सारी चीज़ों में चेंजेस लाएं और सिखाएं कि और भविष्य में अच्छा से वो कर पाए इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग की मदद से जो हम टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनको हम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि टीचिंग का मतलब है सिखाना, लर्निंग का मतलब है सीखना। दोनों की सिचुएशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। लर्निंग की जो प्रोसेस है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि जब हम कुछ सिखाते हैं तो सिखाने के बाद अपने लर्नर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, और ये चेंज उनके नॉलेज, इंटरेस्ट और स्किल के डेवलपमेंट के रूप हमारे इसलिए टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग ट्रांसफरेबल कैसा है? लर्निंग को आप एक सिचुएशन के दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में मैथ सीखते हैं, उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे कई सारी चीज़ों को सीखते हैं और यूज़ करते हैं। क्या हम स्कूल में ही यूज़ करते हैं या फिर अपने लाइफ में भी यूज़ करते हैं? हम अपने निजी लाइफ, निजी जिंदगी में हर एक मैटर में, जैसे कुछ भी हमें काम करना है, हमारे प्रॉब्लम में अगर उस चीज़ों को सुलझाना है तो हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो दूसरी जगह तो वहाँ जो हम स्कूल में सीखे उन सारी चीज़ों को हम दूसरी जगह में अप्लाई किए, इसलिए लर्निंग और ट्रांसफर कहा जाता है। आप एक सिचुएशन में सीख रहे हो, उसे आप दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से कहा जाता है लर्निंग इज ट्रांसफर है। तो लर्निंग का कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने के बाद आई होप आप सब कितना समझ पाए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में हम ह्यूमंस के लिए लर्निंग को इंसान और जानवर से अलग कैसे करते हैं। इंसान सीखते रहता है और हम जानवर को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं।
और इस जो लर्निंग सिर्फ लोगों को नॉलेज या स्किल के डेवलप नहीं करता, बल्कि ह्यूमन्स का पर्सनैलिटी और अराउंड डेवलपमेंट भी करता है। अब हम टीचिंग को देखें। टीचिंग का मतलब क्या है? सीखना। किसी को भी कुछ भी सिखाते हैं तो उसे टीचिंग कहा जाता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग Teaching is a process of educating person with theoretical concept and is a kind of knowledge transfer between a teacher and a student. Teaching एक तरह का प्रोसेस है जिसमें नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। Bill Smith defines teaching is a system of actions intended to produce learning. Bill Smith कहते हैं कि टीचिंग एक तरह का एक्शन है जिसका उद्देश्य है, इंटेंशन है कि किसी को कुछ सिखाने का जो टीचिंग है वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। बिना इन 3 एलिमेंट्स के टीचिंग इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले एलिमेंट है इसमें हमारा टीचर। जो टीचर जो नॉलेज या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज या एजुकेशन दे रहा है, वो टीचर उसका इम्पोर्टेंस है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं, और जो हम पहले से रेडी होके आए कि हमको उसको क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। ये हम हर एक टीचर का होना चाहिए कि हम जो सिखाने जा रहे हैं वो बच्चे एक्वायर कर रहे हैं या नहीं, सीख पा रहे हैं या नहीं, हम उसे वो सही तरीका बता रहे हैं या नहीं बता रहे। क्योंकि हमारे सिर्फ दो लोगों के बीच में ही इंटरेक्ट होता है, स्टूडेंट और टीचर। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो पूरा डिपेंड करते हैं टीचर के ऊपर, क्योंकि वो देखता है कि टीचर जो वो लोग ऐसा होता है, स्टूडेंट जो टीचर बोले उसे ही वो मान लेते हैं कि वो चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले या सही बोले या गलत बोले। अगर वो जो सीख के जाता है बस उसी को वो मानता है कि वो टीचर बोले। अगर कोई उसे दूसरा अगर बोले कि नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, वो कहेगा कि नहीं हमें टीचर नहीं बताया। लेकिन टीचर का ये होना चाहिए हमेशा कि टीचर सही चीज़ बताए, सही नॉलेज दे उसे। वो पहले ही रेडी होके जाए कि आज हमें क्या पढ़ाना है, हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या सिखाना है, और उसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उसे तैयार होके जाना चाहिए कि हमें क्या देना है बच्चों को, ताकि वो सीख पाए, इजीली वो जान पाए, और उसको वो हमेशा मतलब लाइफ में हमेशा के लिए उसे याद रहे। जैसे हम बच्चे छोटे जब होते हैं तो हम उसे ABCD सिखाते हैं, शुरू जो नर्सरी क्लास होता है, तो A फॉर एप्पल जब वो पढ़ता है तो हमेशा उसको बहुत मतलब वो मर जाए तभी वो A फॉर एप्पल को याद रखता है, वैसे वो सीख लेता है। वैसे ही हमें टीचर को ऐसे सिखाना चाहिए। A फॉर एप्पल नहीं होता, A फॉर बहुत सारी चीज़ होती है, A फॉर एंड हो गया, A फॉर बहुत सारी चीज़ आएंगे, लेकिन वो क्या देखते हैं सिर्फ A फॉर एप्पल मैप पर A, तो कहीं भी A देखेगा तो वो क्या बोला कि A फॉर एप्पल नहीं होता। तो नेक्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट, जो नॉलेज है एजुकेशन रिसीव कर रहा है, जो रिसीव एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन वाज उस सब्जेक्ट या टॉपिक मटेरियल है जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रही है या पढ़ा रही है, प्रोवाइड कर रही है। एक्शन में जो चीज़ ट्रांसफर हो रहा है वो वैल्यूबल है या नहीं है, तो फिर वो जितना भी चीज़ वो सीखता है वो उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहा है। जैसे कि अगर हम अच्छे से उसे पढ़ाए हैं, कोई चीज़ कोई स्टोरी उसको बताए हैं, वो स्टोरी हम रिलेट करते हैं अपने सराउंडिंग से लेकर, फिर उसे हम समझाते हैं, बताते हैं, तो वो बच्चा उस चीज़ों को सीखता है, सुनता है, और फिर वो रिलेट भी करता है कि हाँ मेरे साथ ये होता है। एज एग्जाम्पल उसे ये भी उनके लाइफ से देखकर हम बता सकते हैं कि देखो आज जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे बदमाशी भी करते हैं, तो उसको भी हम ये करके कंपैरिजन करके उसको बता सकते हैं, और फिर उस बच्चा को भी मतलब आ जाएगा कि हमको बदमाशी नहीं करना चाहिए, हमें क्लास में अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जैसा वो है मैम उसी को बहुत प्यार कर रही है, हमें क्यों नहीं कर रही है। तो उसको भी मतलब वो बदमाश है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको भी ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उसी से ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा उसको बताए, उसको हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको ऐसे करो कि वो आपको भी वो भी पसंद करे और आप भी उसको पसंद करने लग जाए, और फिर उसको हमेशा स्कूल आने का मन करे और पढ़ने का मन करे उसी टीचर से, या फिर जो भी टीचर जाते हैं उनका जो भी मटेरियल्स लेकर वो जाते हैं उनको अच्छा लगने लगे और वो पढ़ने लगेगा।
अब यहाँ हम देखते हैं कि इसलिए टीचिंग को हम 3 लेवल में डिवाइड करते हैं: टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। फर्स्ट है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल एटलीस्ट थॉटफुल लेवल भी माना जाता है, क्योंकि मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उसकी ऑब्जेक्टिव है लर्नर को सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज की इम्पैक्ट करना, जिससे वो लंबे टाइम तक, मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। इन शॉर्ट रोड लर्निंग मेमोराइजिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है इस लेवल में। तो इस लेवल में टीचर एक डोमिनेंट और एक्टिव रोल प्ले करती है, और लर्नर जो है वो पैसिव रोल प्ले करते हैं। इसमें लर्नर के अंडरस्टैंडिंग या उसके थॉट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि जैसे कि हम जो भी कुछ याद करके जाते हैं या फिर हम बच्चे के सामने उसको देते हैं, तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्या करके जा रहे हैं, कैसे तैयारी करके जा रहे हैं, और हम वो बच्चों को हमें प्रेजेंट करें बच्चे के सामने में। या स्टूडेंट का ज़्यादा काम नहीं होता, वो क्या करता है, सिर्फ रिसीव करता है कि जो वो टीचर्स को दे रहे हैं। तो हमें वो अच्छे से कंसेप्ट को रेडी करके जाना चाहिए कि हम जो आज पढ़ा रहे हैं वो मतलब मीनिंगफुल, वो बच्चे से सीख सके और वो उसे एक्वायर कर सके। नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले थॉटफुल लेवल कहा जाता है। इस लेवल के नाम से ही आपको पता चलता होगा कि टीचिंग का कितना इफेक्टिव लेवल है। इस लेवल में लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टीचर से जो सीखे, उनके टीचर जो भी उन्हें सिखा रही है उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को ठीक से समझ सके, अंडरस्टैंड कर ले। इस लेवल में टीचर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, और लर्नर भी मेमोरी लेवल के कंपैरिजन में इस लेवल को कम पैसे होते हैं, बिकॉज यहाँ वो अपना माइंड थिंकिंग एबिलिटी अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट या प्रिंसिपल को समझने के लिए कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन लेवल, जिसको हम मोस्ट थॉटफुल लेवल माना जाता है, क्योंकि इस लेवल में स्टूडेंट या लर्नर कंसेप्ट को समझने या याद करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि इस लेवल में लर्नर किस तरह से रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन एबिलिटी का यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ नया डिस्कवर करने का कोशिश करते हैं। इसलिए इस लेवल को मोस्ट थॉटफुल लेवल माना जाता है। जो लेवल लर्नर सेंटर अप्रोच के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि लर्नर की क्रिएटिविटी और उनके प्रेफरेंस पे रिफ्लेक्टिव एबिलिटी पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। So teaching is a complex process. Teaching is not an easy task. जब आप सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को सिखाते हो, इस वजह से टीचिंग को कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस कहा जाता है। दामोदर सर, विनोद सर एब्सेंट है, नीरज सर एब्सेंट है। क्योंकि टीचिंग और सोशल फैक्टर जैसे कि ह्यूमन डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज जो ह्यूमंस फैक्टर होते हैं उनका नेचर डायनेमिक होता है, जिसमें हर रोज बदलाव, चेंज आप नोटिस कर सकते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस होती है उनकी वजह से उनके इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ अडॉप्ट करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। एज सस्पेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इसी वजह से टीचिंग को कॉम्प्लेक्स सोशल माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग सिर्फ कला ही नहीं, विज्ञान भी है, बट कैसे? जिस तरह से कोई भी टीचर स्टडी मटेरियल को इंटरेस्टिंग बनाती है और अपने स्टूडेंट को इफेक्टिव वे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, उसे आर्ट, जैसे कि हम ड्राइंग देखते हैं, क्लास में ड्राइंग टीचर आती है, ड्राइंग सिखाती है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका से वो भी बताती है कि पहले शुरुआत कैसे करना चाहिए, पहले उसका स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ वो बताती है अपने सारे मटेरियल्स के साथ में। जैसे पेंसिल है तो ड्राइंग बुक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, पहले राउंड कैसे बनाना चाहिए, लाइनिंग कैसे खींचना चाहिए, वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका से बताती, इजी
इजी वे से बताती ताकि बच्चे को इंटरेस्ट हो और वो कर सके। फिर वो उसके बाद वो धीरे धीरे इससे आगे बढ़ाती है कि कलरिंग कैसे करना चाहिए, कलर कितने तरीके के होते हैं, कलर इफेक्ट कैसा करता है, ये सारा चीज़ वो प्रोसेस के तरीके से वो बताते हैं। जैसे टीचिंग ऑफ साइंस, तो साइंस टीचर जैसे वो क्लास में जाती है तो वो अपने जो सब्जेक्ट होते हैं तो कोई भी टॉपिक वो जब चुनते हैं तो वो देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड कैसा उस बच्चों को बताएं कि वो सीख सके। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बता रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को कहाँ से यूज करें और वो समझे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताना है, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना है, तो वो कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे करके बताएं, कोई एक्टिंग करके बताए या फिर कोई टूल्स लेकर बताए, ताकि या फिर कोई पिक्चर दिखा के बताए या फिर कोई स्टूडेंट को खड़ा करके उनका हर एक पार्ट्स को नेमिंग करके ऐसे बताएं। ऐसे करके वो टीचिंग वो पढ़ाते हैं, बताते हैं ताकि वो बच्चा उस पर इंटरेस्ट ले सके और वो सीख सके, और वो ऐसे करने से वो जल्दी सीख भी लेते हैं। नेक्स्ट टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। वो लोग जो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि लॉयर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो या टीचर हो, सब एक, तो वो हमेशा अपने टीचर जो स्पेशलाइज्ड जैसे होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि आर्ट्स में है, साइंस में है, मैथ्स में है, हर एक सब्जेक्ट में, तो वो स्टूडेंट को कोशिश करते हैं कि जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, तो वो उसमें वो भी चाहते हैं कि हम मेरा जो सब्जेक्ट है उसको वो बेहतर तरीक़ा से जानते हैं, तो वो उसको बेहतर तरीक़ा से वो डिफाइन कर पाते हैं। जैसे कोई बच्चे अगर पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि जो जैसे साइंस टीचर है तो साइंस टीचर क्या करेंगे कि हम उसमें उसका अच्छा से नॉलेज है, सब कुछ है, ज्ञान है, तो वो कोशिश करेगी कि हम जैसे सीखते हैं जिस इजी वे में, तो वो कोशिश करेगी उस बच्चे को भी वैसे इजी वे में और फिर उसको जो इंटरेस्टिंग लेवल हो उसमें उसको समझाए, बताए और उसको बताए। अगर वो साइंस टीचर को हम मैथ्स पढ़ाने भेज देते हैं तो मैथ्स वो नहीं पढ़ा पाएगी क्योंकि उसके बारे में उसको नहीं मालूम है, उसको ये नहीं मालूम, नहीं जानती है, या फिर उसको ड्राइंग बनाने के लिए भेज दें कि आप जाके ड्राइंग पढ़ा लो या फिर हिंदी पढ़ा लो, तो वो नहीं कर पाएगी। लेकिन जिसमें उसको स्पेशलाइज है वो उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से वो कर सकती है, वो बता सकती है, डिफाइन कर सकती है। तो वो टीचर का भी ऐसा होना चाहिए कि हम जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा से हम कर पाते हैं तो उसको अच्छे से डिफाइन करें, बच्चों को और बताएं, और उसका और इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो उसको जानते हैं अच्छे से, इसलिए वो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से वो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, इफेक्टिव वे में बहुत तरीक़ा से वो सिखाते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो टीचिंग दो तरीक़ा के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो अनौपचारिक है और दूसरा औपचारिक। इनफॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है? इनफॉर्मल टीचिंग जैसे कि आपके घर में, जैसे या फिर कोई प्लेग्राउंड हो गया या फिर आपके सराउंडिंग में, तो वहाँ हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ से भी बच्चे सीखते हैं। जैसे हम लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहीं भी सीखते हैं, तो ये इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। जैसे वो खेलते खेलते बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं, काउंटिंग करना सीख लेते हैं, फिर एक दूसरे से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो एबनॉर्मल होते हैं तो वो उनके साथ खेलना नहीं चाहते हैं, उसे वो मतलब वो बैठे बैठे ऐसे देखता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो एबनॉर्मल बच्चे वो समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी खेले, कुछ भी करे, तो वो उसके हिसाब से वो उसके साथ खेलता है ताकि वो भी कुछ सीखे। और ऐसे करके वो भी बच्चा सीखता है, ऑब्जर्व करता है कि उसका इच्छा भी करता है कि हम भी खेले दौड़े, लेकिन उसके पास मान लो कि पैर में प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर सकता, नहीं दौड़ सकता, नहीं खेल सकता है, पर वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे खेल रहा है, कैसे दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ को ऑब्जर्व करके वो सीखता है। तो वो इनफॉर्मल वे में वो चीज़ को सीख रहा है। और फॉर्मल वे में जैसे हम स्कूल में आते हैं बच्चे, स्कूल में फॉर्मल वे में कैसे सिखाते हैं, जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ सिखा देते हैं बच्चे को, फिर खेलते वक्त भी हम सिखा देते हैं कि कैसे इसको किस वे में खेलना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं सिर्फ मारपीट वाले खेल खेलते हैं, उन्हें उसमें भी मज़ा आता है, वो सारी चीज़ वही सब करते रहते हैं। तो फिर हम उसे समझाते हैं तो वो फॉर्मल वे में वो समझता है कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से खेलना चाहिए, फिर मारपीट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। हो सकता है घर में बहुत कोई नहीं देखता है, नहीं सीख करता, लेकिन टीचर हमेशा गाइड करते रहते हैं। अगर स्कूल में है तो गाइड करते रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट टीचर होते हैं या फिर उसको गेम्स पीरियड मिला है तो गेम टीचर्स के साथ में होते हैं, तो गेम्स पीरियड में वो टीचर गाइड करते रहता है, देखते रहता है कि हमारा जो बच्चा है
वो सही से खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, या फिर मारपीट कर रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खेलता ही नहीं, उसको खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो टीचर को ऐसा होना चाहिए कि जाकर उसको बताए और वो समझाए कि ये खेलने से हमारा जो फिजिकली जो है वो बॉडी हेल्थ वो ठीक रहेगा, ये सब रहेगा। फिर उसको मोटिवेट करते हैं और बताते हैं और सिखाते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि खेलना चाहिए, और इससे हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे में हम बच्चों को टीच भी करते हैं और सिखाते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज अ डिजायर। डिजायर मतलब ख्वाहिश, आपकी चाहत। अगर आप सिखाना ही नहीं चाहते तो सिखाओगे कैसे? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्रोफेशनल हैं और हर कोई एजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन उसे सिखाने में इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है कि हम किसी को सिखाएं। बहुत चीज़ पढ़ लेता है, बहुत चीज़ ज्ञान अर्जित कर लेता है, लेकिन उसे सिखाने में इच्छा ही नहीं है, उसे मन ही नहीं है। वो अपने पास ही अपने ज्ञान को अपने ही अंदर रख लेते हैं। जैसे उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ना तो आप नॉलेज को प्रोवाइड कर पाओगे अपने सामने वाले स्टूडेंट को जो लर्नर है उनको, और ना ही उस सब्जेक्ट को रिलेट जो आपने जो सीखा है उसको कन्वे नहीं कर पाओगे, स्टूडेंट को सिखाना ही नहीं चाहोगे, तो वो आपके पास ही रह जाएगा। वो कहीं फिर मतलब ऐसा है कि आपको जब मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो वो सिर्फ जो आपने सीखा है, जो आपके पास है, वो आपके पास ही रह जाएगा, वो दूसरे तक नहीं जाएगा। तो वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो हमें हमेशा जैसे जो चीज़ हम सीखे हैं या फिर जो हम जानते हैं, तो वो कोशिश करना चाहिए कि हमें मतलब ज़्यादातर हम टीचर जैसे बन के आए हैं, तो इसका मतलब कि हम किसी को कुछ देने के लिए आए, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम जो जानते हैं जो चीज़ है वो हम सिखाएं। ये नहीं कि बस हम बोरिंग तरीके से चले जाए और फिर बस हम आए हैं और ऐसे चले जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। जब टीचिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आपको 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। टीचिंग क्या है? टीचिंग का मतलब है टीचर, स्टूडेंट और लर्नर। ये तीनों चीज़ जैसे कि इंटरैक्ट करते हैं टीचर स्टूडेंट के साथ में, और वो सीखता है कि टीचर क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, और स्टूडेंट से भी हम सुनते हैं और जान पाते हैं कि वो क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। हमने जो बताया है और या जो समझाया है वो उससे वो मतलब ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं, इन सारी चीज़ को हम देखते हैं। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं, उनके पास जो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होती है, आइडियाज़ होती है, अपनी फीलिंग्स को वो लोग कन्वे करते हैं। इसी वजह से टीचिंग के इस नेचर को इंटरैक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज डायनामिक। तो टीचिंग डायनामिक कैसे है? टीचिंग में जब आप किसी को मैथ्स सिखाते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट स्टाइल टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। आप साइंस सिखाते हैं तो डिफरेंट तरीका से सिखाते हैं, किसी सिखाते हैं तो डिफरेंट तरीका से सिखाते हैं। हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट को आप डिफरेंट तरीका से सिखाते हैं। और डिपेंडिंग ऑन लर्नर इन वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल भी होते हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मेथड से, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से या लेक्चर मेथड से, इन सारे मेथड से हम सिखाते हैं बच्चे को, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के लर्निंग को ध्यान में रखते हैं, कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हैं, उनके वेरियस मेथड को जो यूज़ कर सकते हो, तो उसमें ये सारे प्रोसेस को यूज़ करते हैं और आप खिला दो। टीचिंग स्टाइल जैसे कि आपका जो भी स्टाइल है वो स्टाइल को यूज़ करते हैं, और फिर आपके पास अगर कोई टूल्स है तो वो टूल्स देते, या फिर आपके पास कोई टीचिंग के एड्स है तो वो टीचिंग एड्स लेकर आप उसको बताते हैं इसी तरीक़ा से और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो टीचिंग डायनामिक से हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, स्किल्स उसको बता सकते हैं, स्टाइल्स हम दिखा सकते हैं कि ऐसे करके समझा सकते हैं और इसी वे में ताकि वो सीख सके एडवांटेज। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग इन्वॉल्व्स वेरियस स्टाइल। जैसे कि हमारे पिछले 2 कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि टीचिंग बहुत सारे वेरियस स्टाइल और वेरियस टेक्निक को फॉलो करता है, क्योंकि टेक्निक एक साइंस है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ लॉजिक टेक्निक प्रोसेस इंक्लूड और एक इफेक्टिव वे में टीचिंग
पास ऑन करता है। हमको अपने स्टूडेंट को सिखाने में जिसकी वजह से हमको वेरियस टाइप का टेक्निक्स और मैथड्स का यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट को कन्वीनियंस करने के अनुसार सब्जेक्ट को बेसिस की। इस वजह से टीचिंग जो बच्चे बहुत सारा डिफरेंट स्टाइल इंक्लूड करता है। जैसे बच्चे को हम सिखाने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर रहे हैं कि कैसे उसको सिखाएं, कैसे ये करें। ये सारे चीज़ हम अपने स्टाइल में गाकर उसे समझाते और सिखाते हैं, तो वो भी वो चीज़ को सीखते हैं। और कहीं पर भी उन्हें भी कुछ बताना हो या कुछ करना है तो वो चीज़ को वो जैसे वो सीखा है वो भी वैसे ही करता है कि मेरे टीचर ने ये चीज़ बताया है, ये चीज़ सिखाया, फिर वैसे ही वो चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि अगर हमें साइंस में अगर हम कुछ चीज़ देखते हैं या फिर कोई टेस्ट करते हैं तो कोई केमिकल का यूज़ करते हैं, टेस्टिंग मेथड को करते हैं, वो भी वो चीज़ को ऊपर लेकर ही वो दूसरों को भी सिखाते हैं। तो हमें हम जो सिखाते हैं वही बच्चे उसको सीखते हैं और जाकर फिर वो दूसरे के सामने भी उसी सारी चीज़ों को वैसे ही वो सिखाते हैं। तो हमें हमेशा हमें अपना स्टाइल बच्चों के सामने रखना चाहिए और सिखाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि इस वे में सिखाना है, इस वे में समझाना है, इस वे में हमें ये सारे काम को करना है ताकि वो इजी प्रोसेस से वो सीख ले। अगर हम सिर्फ डालते रहे पढ़ाते रहे तो वो नहीं सीख पाते। जब हम कोई चीज़ को लेकर या फिर कोई टूल्स है, कोई एड्स है, वो सारी चीज़ को लेकर हम उसको बताते हैं, इंकरेज करते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा उसको डेवलप करता है, सीखता है कि इन सारी चीज़ों से वो ईजीली भी हो जाता है हमें भी और बच्चे को भी सीखने में। क्योंकि बच्चे का जो मैच्योरिटी रहता है वो उस लेवल तक है कि उन चीज़ों को वो देख के सीख सकता है। तो हम देखेंगे पहले कि बच्चे क्या क्या चीज़ को देख के सीखेंगे, कैसे हम उसे इफेक्टिव बना अपने क्लास को और फिर वो कैसे वो सीखेगा, इन सारे मतलब क्या लेकर आए और उसको सिखाएं। तो जैसे हम जैसे एसएसटी पढ़ाते हैं तो वो सारे चीज़ हम देखते हैं कि ग्लोब के माध्यम से ज्योग्राफी को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ ज़्यादातर याद कर पाते हैं और ऐसे वो याद नहीं रख पाएंगे कि हम ये बता देंगे कि यहाँ पर लक्ष्य क्या है या ज़्यादा इन सारी चीज़ ऐसे ज़्यादा बता देंगे तो वो जब हम कोई टूल्स लेकर जाते हैं और उसे दिखाते हैं और बताते हैं तो वो अच्छे से सीख पाते हैं और उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। एकदम 10 मिनट तक पहुँचेंगे तो मैं चली जाऊँगी। सब एक्सप्लेन आइए। अटेंशन। अब अटेंशन क्या है? अटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अटेंशन जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अटेंशन बच्चों को कैसे अपने और खींच सकें, आकर्षित कर सकें। अगर हम अटेंशन नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। व्हाट इज अटेंशन? अटेंशन इज जस्ट अ मेंटल अलर्टनेस, मतलब ध्यान लगाना कि मानसिक सतर्कता है या नहीं, कि बच्चे हमारे जो हम पढ़ाते हैं, जो हम सिखा रहे हैं उसे वो सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या फिर हम जैसे जा रहे हैं तो या फिर वो बच्चे हल्ला ही कर रहे हैं, या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं बस हम पढ़ा रहे हैं लेकिन कर रहे हैं तो वो उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या फिर वो ऐसे ही, या फिर वो सो रहा है, या फिर बैठ ऐसे वो टाइम पास कर लिया। तो हम हर एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ मुझे देखें, मुझे सुने और जो हम सिखा रहे हैं वो सीख सकें। तो सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी टीचर के लिए ये है, महत्व है कि अटेंशन होना चाहिए। कि जैसे हम जाते हैं तो खाते भी जाए और फिर जाकर उसे खुशी से उसे मतलब वो देख के खुश हो जाए कि मैम आई है और मैम की तरफ वो आकर्षित हो जाए और उसे हम वो चीज़ दे जो उसे चाहिए कि वो कैसे सीखना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिक वो बच्चा आके और आकर्षित हो जाए, अटेंशन होकर वो पढ़ाई करना शुरू कर देगा या सीखना शुरू कर देगा, या फिर वो जिज्ञासु होकर और बाकी चीज़ों को पूछेगा, जानने की कोशिश करेगा कि हम क्या, और भी मतलब उसके दिमाग में आते रहेगा। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कोई टॉपिक ले रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं तो उसका हमेशा आएगा कि हम कैसे और भी जानें। अगर कुछ ड्राइंग मेथड से हम उसे बताएं फिर, या फिर कोई भी चीज़ को जैसे गा कर बताएं, या फिर म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी चीज़ ये करके भी बताएं। तो जैसे अभी हम बहुत सारे सरकारी स्कूल में देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट लेकर उससे बताकर वो उसको सिखा रहे हैं। एक टीचर को जैसे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था यूट्यूब में, हमने देखे थे तो गाना गाकर बताते थे टीचर, तो हर एक चीज़ को जब गाना गाते थे तो सब बच्चे सीख जाते थे, क्योंकि गाना जब होता है तो वो जब सुर में होता है तो बच्चे, जैसे हम भी कहीं गाना अगर सुन लेते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है,
क्योंकि वो हमें मधुर लगता, अच्छा लगता, वो वर्डिंग को हम समझ पा रहे हैं और उसे हम तुरंत सीख लेते हैं। तो टीचर बस ये देखता है कि हम क्या करें। कोई टीचर होते हैं कि अटेंशन अपने और दिलाने के लिए कुछ कहानी बताते हैं, कुछ अपना पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं और बताते हैं कि बच्चे वो सुने और सीखे और वो अच्छा से इसको पढ़ाई के साथ साथ, मतलब ये नहीं कि पढ़ा रहे, रिलेट करना चाहिए हमेशा अपने इन्वायरमेंट के साथ में। वो रिलेट करके अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक अपने और मतलब अटेंशन हो जाते हैं और हमारे सारी चीज़ों को बात सुनने लगते हैं और फिर वो सीखने भी लगते हैं और हमें भी सिखाने में वो ज़्यादा इजी हो जाता है कि बच्चे इनको कैसा सिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वो किस लैंग्वेज में सीखना चाह रहे हैं, किस लैंग्वेज को एक्वायर कर पा रहे हैं। तो जैसे कि अभी है कि जैसे इंग्लिश क्लास है, अगर हम उसे इंग्लिश में ही सारे चीज़ उसको ये कर दिए, डिफाइन कर दिए, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आया तो वो फिर कोई वैल्यू नहीं है कि हम क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वो फिर बेकार हो जाएगा। वो सीखा ही नहीं है कि क्या हमने उसे पढ़ाया है, क्या किया है। वो फिर घर जाएगा तो फिर उसको हमेशा लगेगा कि वो बोरिंग था, बस वो बैठ के ऐसे देखा सुना और चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आया नहीं। पर हमें लगा कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा के आ गई, मैं तो इंग्लिश के टीचर हूँ, इंग्लिश में पढ़ाई, इंग्लिश में समझाती, सब कुछ कर दी, सब कुछ मेरा अपना सिलेबस में कवर कर दी, ये सब हो गया। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि सारे बच्चे अटेंटिव है या नहीं है, वो हमें ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे, सुन रहे या नहीं सुन रहे, जो हम सिखा रहे वो सीखे या नहीं सीखे। फिर उस बच्चे को पूछना चाहिए कि आपने ये सुना या सीखा या नहीं सीखा। फिर वो बच्चे अगर उसको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं या कहाँ नहीं समझ में आया, उसे वो पूछना चाहिए। अगर हम उसे ऐसे करके पूछते हैं तो वो हमेशा वो उसे डर भी रहेगा और फिर वो खुशी खुशी से मतलब बैठेगा भी, जो जिसको हम हमेशा पूछते रहते हैं तो उसका रहेगा हम पढ़ के आएंगे या सीख के आएंगे, मैडम हमको ज़्यादा पूछ रही है या सर हमसे ज़्यादा जानकर है, सर हम पूछते हैं। ये नहीं कि एक ही बच्चे को पूछना, हमेशा क्या करना चाहिए, हर एक बच्चे को राउंड अप करके पूछना चाहिए कि कौन कैसा किया, कैसा अच्छा, मतलब वो बच्चे सीख रहे या नहीं सीख रहे हैं, मेरे पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ हमें हमेशा देखना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चे हमेशा अटेंशन में रहें और हमें ही ध्यान दें, हमें सुने और हम जो सिखाना चाहते हैं वो सीखें। According to Dunbar, it is the concentrations of conscience upon one object rather than upon another. It is an essential element is all creative activities. Dunbar के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव या सिचुएशन और कंसंट्रेट करना यानी फोकस करना हर एक क्रिएट एक्टिविटी जैसे कि ड्राइंग, सिंगिंग, प्लेइंग एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमें हमेशा अपने क्लास में जैसे कि अगर उस बच्चे को कैसे सिखाना है या कोई ड्राइंग के माध्यम से या सिंगिंग के माध्यम से या फिर कोई गा कर या फिर कोई कहानी सुनाकर उसे हम सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। बस ये देखना है कि वो बच्चे अटेंडेड है या नहीं, वो मतलब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे, या फिर उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। जब हम ऐसे करते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है कि वो जब वो हंसते हैं मतलब वो फ्री माइंड हो जाते हैं कि मैडम पूरा जॉली मूड में पढ़ाई है, सब जॉली मूड में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगने लग जाता है और वो उन्हें याद हो जाता है। तो डम्बायर का भी यही कहना है कि हमें हमेशा क्रिएटिविटी के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए और हमेशा क्लास को जैसे कि अच्छा एनवायरनमेंट रख के समझाना चाहिए और फिर जॉली मूड में रहकर उसे समझाना चाहिए और फिर बच्चे भी उससे एक्वायर करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट अटेंशन फिल। अटेंशन फिल क्या है? अटेंशन टू अटेंशन फिल ऑफ अटेंशन, सॉरी, टू फिल्स ऑफ अटेंशन। एक है अटेंशन, एक है इन अटेंशन। अटेंशन जैसे मैं अभी बताई आप लोगों को कि कैसे हमें क्लास में अटेंशन रखना चाहिए, कैसे बच्चों को अपने और खिंचवाना चाहिए। दूसरा क्या है? इन अटेंशन। इसे मार्जिन ऑफ कंसिस्टेंस कहा जाता है। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान देते हैं तो
आपके आसपास की दूसरी चीज़ होती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उस वक्त के लिए फॉर एग्जांपल आपके सामने 10 कलरफुल बॉल्स रखा गया है, तो आपको अगर कोई कहे कि इनमें से सिर्फ रेड कलर चूज करो, तो आप क्या करोगे? सिर्फ रेड कलर को ही चूज करोगे, ना कि उसमें ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, उन सबको नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कहा गया है कि सिर्फ रेड कलर को चूज करें। क्यों हो? क्योंकि आपको सिर्फ कहा गया है तो आप उसी और ध्यान देंगे कि मुझे सिर्फ रेड कलर को चूज करना, बाकी तो हमको चूज नहीं करना है। तो उसके तरफ आपका ध्यान जाएगा। क्यों? When we focus our attention or any object, other things lie in the margin of concern. क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ फोकस कहाँ रहता है कि हमें जो कहा गया है वही बस हमें करना है, बाकी चीज की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। इसे कहा जाता है इनअटेंशन। और अटेंशन जिसे हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि आप कोई काम या असाइनमेंट करने बैठे हो और आपके सामने कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करोगे? सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे, अपने इसमें फोकस करोगे, चाहे कुछ भी हो रहा है वो सबको आप ध्यान नहीं दोगे। मतलब आपको असाइनमेंट बनाना है तो असाइनमेंट को पूरा करना है, इन सारी चीज़ों पर ही आप ध्यान दोगे। और बाकी अगल बगल या कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ों में आप ध्यान नहीं दोगे। आपको अटेंशन को अचीव करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे हम नेक्स्ट 3 H's। तो 3 H's क्या है? हेड, हार्ट और इन सारी चीज़ों की मदद से हम कैसे अटेंशन को अपने और ये करते हैं। पहला है हेड। हेड का मतलब है दिमाग। दिमाग में क्या होता है? बहुत सारे आइडियाज होते हैं। दूसरा है हार्ट, मतलब आपके दिल में उन्हें चाहते हैं, डिजायर है, ख्वाहिश है, सपने हैं, या सब आपके दिल में उसके रिलेट जो भी अफेक्शन है पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव को लेकर उन चीज़ों को रिलेट करता है। और लास्टली इंक्लूड करता है आपका हैंड, मतलब आपकी एक्शन जिसके थ्रू आप कोई भी काम कर सकें। तो फर्स्ट थिंग यू नीड इज हेड टू थिंक एन आइडिया। सेकेंड थिंग यू नीड इज योर हार्ट टू हैव अ ड्रीम, to have a passion in your heart. And finally, after having an idea and having a dream, how are you supposed to complete it until and unless you are doing something so far that doing any activity? मतलब कुछ भी अगर हमको करना है तो पहले हम अपना दिमाग मतलब आइडिया से हम करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा हाथ आता है, तो हाथ से हम ये देखते हैं कि हमें क्या ख्वाहिश है, उन सारी चीज़ों को पूरा करना है। और फिर उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारी हाथ की ज़रूरत पड़ती है, तो हाथ की इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उन सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कुछ सोच आया, फिर दिमाग से हम उस चीज़ों को सोचिए, उसके बाद फिर हम वो से उसका काम किए कि वो कैसा करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद वो सारे काम को हम हाथ के द्वारा करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके दिल में कुछ ख्याल आते हैं, कुछ आइडियाज आते हैं, आप एक्साइटमेंट में आप सब सोच लेते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसा करना है और क्या करना चाहते हैं, बट उसे आप कर नहीं पाते और वहीं पर रुक जाते हैं, उस एक्शन में और वहीं पर कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आपके काम, आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए अगर आप अटेंशन को अचीव करना चाहते हैं तो आपकी इन 3 H की जरूरत पड़ेगी और तीनों की मदद से सक्सेस हो पाएंगे। अगर जैसे हम अटेंशन है तो अटेंशन हमारा हर एक चीज़ की तरफ से होना चाहिए। हेड है, हार्ट है और हैंड है। इन तीनों चीज़ को लेकर हम अटेंशन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ करना है तो पहले हम सोचते हैं, फिर दिमाग से सोचने के बाद मतलब कोई चीज़ देख लें कि हमें ये करना है, लेकिन फिर हम दिल से सोचने लगते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, नहीं है, करे या नहीं करे। फिर जब हमारे दिल करता है कि नहीं हमें इसे करना चाहिए और फिर कभी ऐसा होता है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, मतलब अपना मन को हम भटका भी लेते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ को करने के लिए अटेंशन रखते हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए, वो दिल से सोचते हैं कि नहीं ये हमारे लिए ज़रूरत है, तब हम उन चीज़ों के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं और उस काम को हम करते हैं। टाइप्स ऑफ अटेंशन 2 टाइप के होते हैं, नल वॉलंटियर और वॉलंटियर। कहा जाता है कि इस
टाइप का अटेंशन enforced attention. The attention of a person which are grabbed through instinct. Example, someone is crying. इसमें क्या होता है नॉन फाइनेंशियल अटेंशन में कहा जाता है कि जो आपकी मर्जी में अराइज नहीं होता है, जैसे कि हम जो नहीं करना चाहते हैं और हमको करना है और हमको वो करने की इच्छा ही नहीं। जैसा कि अगर आपके पास एग्ज़ाम आ गए और एग्ज़ाम हमको देना भी है लेकिन हमको वो मन नहीं, तो हम पढ़ाई नहीं किए और ये सब नहीं किए, पर वो फोर्सफुली हमको देना है। तो फोर्सफुली हम कब देते हैं कि पेरेंट्स को हमें खुश रखना है और फिर या फिर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, तब हम करते हैं, वो फोर्सफुली हम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें किसी को खुश करने के लिए, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, हम कुछ कर रहे हैं बस उनको दिखाने के लिए या उनके लिए हम करते हैं, और कभी हम अपने मर्जी से करते हैं, जैसे कि हमको वो चीज़ अच्छा है, पसंद है, तो हम वो चीज़ों को करने लगते हैं। अनविलिंग अटेंशन जैसे कि अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम अगर आ गए हैं और पास में यहाँ शादी है, तो क्या करता है, बहुत सारे ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, गाना वाना बजते रहता है, जो से ये लाउड साउंड सब होते रहता है और हम अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन हमारा एग्ज़ाम है तो हमें वो एग्ज़ाम देना है एनी हाउ किसी भी तरह, तो हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान जैसे कोई अच्छा गाना आ गया, हमें जो पसंद है वो गाने आ जाते हैं, तो हम अपने यहाँ से हटकर चले जाते हैं उस गाने की तरफ, और वो चीज़ वो खींच लेता है और हमें उसे उसके और चले जाते हैं और वही सब सुनने लग जाते हैं और ध्यान लग जाता है। इन्हें कहा जाता है नॉन वॉलंटरी अटेंशन। दूसरा है वॉलंटरी अटेंशन, जिसको वॉलंटरी अटेंशन कहा जाता है क्योंकि आपको जो the act which is introduced by motives such as reward and punishment. Teacher gets reward for a task. Then volunteer और वॉलंटियर जो है, जिसमें हम अभी मैं बता रही थी कि कुछ हम अपनी मर्जी से करते हैं, जितना हमें मन नहीं करता है फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें कुछ रिवार्ड मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, रिमार्क्स मिलेगा, या गुड जैसे टीचर हमें रिमार्क देती है, बस उसकी वजह से हम करते हैं। और कभी कभी हमारी मर्जी है तब हम वो काम को करते हैं कि हमें एक खुद इच्छा है, जैसे हम यहाँ पढ़ाने के लिए हैं, जैसे स्कूल में हम पढ़ाए हैं, तो ये हमारी इच्छा है, इसकी वजह से हम यहाँ आ गए और उस इच्छा से हम बहुत खुशी से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं या करते हैं। लेकिन जब उससे इच्छा ही नहीं है और उसे फोर्सफुली वो करना पड़ता है, तो वो फोर्सफुली वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे वो करना है, क्योंकि सबके सामने, सबके नज़र में उसे अच्छा करना है, उसके पापा के सामने में उसे रिवार्ड देना है, या फिर उसको कुछ कोई गिफ्ट देता है, या फिर टीचर गिफ्ट देती है, चॉकलेट देती है, या फिर सबके सामने शाबाशी देती है, वो सोच के वो सारी चीज़ों को वो करने लगता है। Attention is a Attention is a prerequisite for all teaching and learning in the classroom. Attention is a valuable aid to memory. Attention facilitates in acquisition of skill. Attention increases the speed and rate of learning. Attention is lost interest in a person. Attention leads to success and achievement. ये सारे हम अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ पहले आप लोगों सबको बताइए कि बच्चों का अटेंशन अपने और सीखने में हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपने और वो कैसे आए, कैसे अटेंशन ले और कैसे वो सीखे और किन चीज़ों से हम उसे अपने और अटेंशन कर सकते हैं और या फिर पढ़ा सकते हैं या फिर उन्हें बता सकते हैं। दूसरे का
या फिर अपने असाइनमेंट जैसे रेडी करके हम जाते हैं और बच्चों को बताते हैं और सिखाते हैं कि वो कैसे करें और कैसे इसको पूरा करें। तो Okay, thank you ma'am for a beautiful session and such a nicely she guide us on teaching and learning process. So Yes, sir. I again say thanks to her from our all staff side. Thank you ma'am for a beautiful session. थैंक यू सर।